आई रिजदेव, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सेशन में टॉम जॉन को पढ़ने जा रहे हैं और टॉम जॉन की यहाँ पे चौथी बुक जो है उस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप टॉम जॉन की पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन मिलेगा और आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वाली वीडियो का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई एजुकेशनल वीडियोस। और इसके बावजूद आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। In this, we have a beautiful descriptions of a character of Sophia. Sophia's first appearance is described in the following manners, adorned with all the charms in which nature can array her, bedecked with beauty, youth, sightlessness, innocence, modesty, and tenderness, breathing sweetness from her rosy lips and darting brightness from her sparkling eyes, the lovely Sophia comes। तो यहाँ पे इस किताब में सोफिया के किरदार की वजाहत की गई है। सोफिया पहले जब अपीयर होती है उसको यहाँ पे बयान किया गया है कि वो एडॉन विद ऑल द चार्म्स का मतलब होता है भरपूर, वो खुशी से भरी हुई थी, उसके पास खुशियाँ थी। जिस तरीके से कुदरत ने उसको पोशाक पहनाया हुआ था या उसको तरतीब दिया हुआ था, वो सजी हुई थी। बेडिक्ट का मतलब होता है सजाना, वो सजी हुई थी। कैसे? खूबसूरती से, नवजवानी से, साइटलेसनेस का मतलब होता है अंधाधुंध तरीके से इंसान की नज़रें उसकी तरफ जो है वो चली जाती थी। उसमें मासूमियत थी, उसमें हया थी, उसमें नाजुकानापन था और उसके होंठों से, और उसके होंठ कैसे थे? रोज़ी लिप्स, उसके होंठों से मीठी मीठी सांसें जो है वो निकल रही थी। और उसकी जो आँखें थी, चमकती हुई आँखें, स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकती हुई आँखें, और उनसे तेज़ और रोशनी जल्दी से निकलती थी। डॉटिंग का मतलब फुर्ती से, तेज़ी से निकलती थी। और इस तरीके से सोफिया पहली नावल में आ जाती है। Fielding tells us about the beauty of different parts of Sophia's body. Her shape was not only exact but extremely delicate. Her hair, which was black, was so luxuriant that it reaches her middle, and her eyebrows were full, even oaked behind the power of an art to imitate. Her black eyes had a luster in them which all her softness could not extinguish. Her nose was exactly regular, and her mouth, in which there were 2 rows of ivory. Her neck was long and finely turned. फील्डिंग ने हमें बताया सोफिया के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में। उसकी जो शक्ल थी वो सिर्फ एग्जैक्ट नहीं थी। एग्जैक्ट का मतलब होता है वो सिर्फ ये मुतालबा नहीं कर रही थी कि मैं खूबसूरत हूँ, बल्कि एक्सट्रीमली डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है उम्दा, बहुत ही उम्दा थी वो। और उसके जो बाल थे काले थे और वो लेजुरेंट थे। लेजुरेंट का मतलब होता है काफ़ी आलिशान वाले, काफ़ी ऊंचे ऊंचे बाल थे, खूबसूरत थे। दैट इट रीचेस हर मिडल, जो उसके मतलब नीचे तक पहुंच जाते थे, कमर के नीचे तक। हर आईब्रोज वर फुल, उसके जो आईब्रोज थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आईब्रोज को हिंदी या उर्दू में क्या बोलते हैं। तो वो जो है भरे हुए थे। उसकी आर्क्ड बिहाइंड, यानी कि आर्क्ड मीन्स जो पीछे कमर थी, मान लो पीछे वाली कमर। आर्क्ड का मतलब होता है थोड़ी मोड़ के,
जो कमर थी, द पावर ऑफ ऑ टू इमिटेट, और उसमें ऐसी जो है हुनरानापन का मुजाहिरा किया हुआ था कुदरत ने कि उसको जो है इंसान सोचता था इसको इसकी नकल करे। उसकी जो काली आंखें थी उनमें एक चमक थी, और वहाँ पे जो भी मतलब सॉफ्टनेस थी वो जो है सारी वहाँ से ख़त्म हो जाती थी, उसका खात्मा हो जाता था। उसका जो नाक था वो बिल्कुल बाकायदा तरीके से एक अच्छी तरीके से जाहिर होता था। यहाँ पे रेगुलर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है एक हकीकी, असली। एंड हर माउथ इन विच देयर वर 2 rows ऑफ एवोरी, एवोरी का मतलब होता है दांत, और उनके बीच में थोड़ी जगह होती है। तो उसके मुंह में दांतों की 2 लाइनें थी, बीच में थोड़ी जगह थी, और उसकी जो नेक था, मीन्स जो उसका ये नेक, जिसको उर्दू में आप गर्दन बोल सकते हैं, वो थी, लंबी थी और बहुत उम्दा तरीके से वो मुड़ी हुई थी। The charming of Sophia's mind was no less arresting than that of Bori. Sophia was well-bred and educated young girl. She is in her 18 years when she makes her appearance in the novel. Tom has already impressed her with a small act of chivalry. One day Tom presented a small bird to Sophia, which she likes very much. One day Master Belfield, who had malicious nature, cut off the string from the bird's leg and it flew away. It perched itself on the bough of a tree. अगर हम सोफिया के दिमाग की खूबसूरती को बयान करेंगे तो वो उसकी बाड़ी से कम नहीं था। यानी कि इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ, द चार्मिंग ऑफ सोफियाज माइंड वॉज नो लेस अरेस्टिंग दैन दैट ऑफ बॉडी। अरेस्टिंग दैम का मतलब होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी जो माइंड की चार्मिंग थी सोफिया की, वो भी बारी से कम नहीं था, और वो भी जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सोफिया अच्छे खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वेल ब्रेड का मतलब होता है खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और पढ़ी लिखी लड़की भी थी। और वो 18 साल की थी जब उसने पहली बार अपना जो है वो अपीयरेंस नावल में दिया। यानी जब वो नावल में पहली बार ज़ाहिर हुई तो उस वक़्त उसकी उम्र जो है वो 18 साल की थी। टॉम ने पहले ही उसको मुतासर किया हुआ था, छोटा सा बहादुरी का काम करके। एक्ट ऑफ स्मॉल एक्ट ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब होता है बहादुरी का काम करके उसने जो है उसको इम्प्रेस किया था। एक दिन टॉम उसको तोहफे में एक छोटा सा परिंदा देता है, और जो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। यानी कि वन डे टॉम प्रेजेंटेड अ स्मॉल बर्ड टू सोफिया व्हिच शी लाइक्स वेरी मच, और काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद आता है। वन डे मास्टर बेलफेल्ड हु हैड मैलिशियस नेचर, एक दिन मास्टर बेलफेल्ड जिसका नेचर, जिसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, जिसके दिल में खोट रहता था, जो कीना बुग़्ज़ था, मैलिशियस का मतलब होता है कीना बुग़्ज़, उसके उस नेचर में था, उसकी तबीयत में था। उसने क्या किया कि जो बर्ड या जो परिंदे की टांग के साथ रस्सी बांधी हुई थी, उस रस्सी को उसने काट दिया और वो उड़ गया। It perched itself on the bough of tree. Perched का मतलब होता है perched का मतलब होता है जो है मतलब परिंदे की बैठने की छतरी, और वो जो है उसकी जो छतरी कहाँ पे थी, वो जो है ब्रांच पे थी। बो का मतलब होता है ब्रांच, और उस पे थी, तो वो खुद ब खुद जो है उस पे जाकर बैठा, उड़ के जाकर बैठा, या वो वहाँ से उड़ा खुद ब खुद और टहनी पे बैठ गया। पर्च्ड का मतलब होता है सवार होना, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मतलब है उड़ना। तो इट पर्च्ड इटसेल्फ का मतलब है वो खुद ब खुद उड़ा ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और कहाँ पे वो जो है उड़ के बैठा, ये टहनी पे। किस टहनी पे? दरख्त की टहनी पे वो बैठा। Sophia screamed loudly.
Tom at once rushed and climbed up the tree. The branch of the tree broke down, and he fell down in the canal below. Sophia shouted loudly at the top of her voice. The people rushed forward. Tom, however, came back safe and sound, but the incident greatly impressed Sophia. On Tom's insistence, Sophia recommends Black George Keir, her father's Keir Weston. Keir Weston rarely takes back Black George into his service, and Black George has 5 children. सोफिया जब वो उड़ जाता है तो सोफिया बहुत ज़ोर से चलाती है, लेकिन टॉम को जब पता चल जाता है वो एकदम से आता है। रश का मतलब होता है आना, एकदम से आना, जल्दी आना, मान लो तेज़ी से आना, मान लो इसमें जल्दी में रहना, उसको हम रश बोलते हैं। वो जल्दी से आ जाता है और फिर उस पेड़ पे चढ़ जाता है जहाँ पे वो परिंदा होता है। लेकिन उस पेड़ की जो ब्रांच है या उस दरख्त की जो ब्रांच है वो जो है टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है कैनल में। कैनल बोलते हैं नहर, जो उसके नीचे, क्योंकि जहाँ पे वो दरख्त खड़ा था उसके नीचे नहर थी। वो जब उस दरख्त पे चढ़ जाता है तो वो उसकी ब्रांच या उसकी टहनी टूट जाती है और वो नीचे नहर में गिर जाता है। सोफिया जो है ज़ोर ज़ोर से चलाती है। लॉर्डली शूटेड लॉर्डली एट द टॉप ऑफ हर वॉइस का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से चलाती है और लोग जल्दी से आ जाते हैं वहाँ पे। टॉम जो है वापस आ जाता है सेफ एंड सोन, यानी उसको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये इंसिडेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है सोफिया को, यानी कि इस इंसिडेंट से, इस हादसे से सोफिया भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और इसी तरह से ये जो पहले लिखा हुआ कि वो पहले ही उसने इम्प्रेस किया था, वो इम्प्रेस इसी तरीके से उसने किया था। अब टॉम की इंसिस्टेंस का मतलब होता है टॉम मज़ाहमत करता है, बार बार कहता है, ज़ोर देता है सोफिया को कि आप जो है ब्लैक सैमथ को वापस नौकरी पे रखो और अपने फादर को बोलो, जिसका नाम स्केयर वेस्टन है। स्केयर वेस्टन मान जाता है और वो ब्लैक सैमथ को वापस अपने नौकरी पे रख लेता है। और नौकरी क्या करनी होती है, क्योंकि वो उनका नौकर होता है तो वो अपनी सर्विस के लिए उसको इस्तेमाल करता है, इसलिए वो वापस रख लेता है। और ब्लैक जॉर्ज के पास जो है वो 5 बच्चे होते हैं, इसलिए गरीब होता है। जब वो नौकरी उसकी छूट जाती है तो नई नौकरी के लिए वो जो है कहीं तलाश नहीं करता है। इसलिए टॉम जो है, यहाँ से टॉम का कैरेक्टर हमें बहुत ही अच्छा लगा कि टॉम जो है सोफिया को कहता है कि वो अपने फादर यानी स्केयर वेस्टन को जो है बताए कि उसके 5 बच्चे हैं और उसको वापस नौकरी पे रखा जाएगा, और उसने फिर वापस नौकरी पे रख लिया। One of them is his cunning girl, Molly. One day as she goes to the church and is assaulted by some woman, but Tom's timely parents save her from any harm. Unfortunately for Tom, after some time, Molly gives birth to a child, and after that, she is brought before the Allworthy, and Allworthy wants to send her to prison. Again, Tom's timely intervention saves her from incarceration. Tom takes the blame upon himself, saying that it was he who intercourses with her. In fact, he considers himself to be the father of the child. उनमें से एक कनिंग गर्ल होती है, एक फरेबाज औरत होती है या लड़की होती है जिसका नाम मोली होता है। एक दिन जब वो चर्च पे चली जाती है और कुछ औरतें उस पे हमला करती है, लेकिन टाइम पे वहाँ पे टॉम ज़ाहिर होता है और उसको किसी भी नुकसान से बचा लेता है। बदकिस्मती से टॉम के लिए कुछ वक़्त के बाद मॉली जो है वो एक बच्चे को जो है वो जन्म देती है, और कुछ दिन के बाद या कुछ वक़्त के बाद जो है उसको
ओवलवर्थी के सामने लाया जाता है। ओवलवर्थी जो है वो उसको जेल भिजवाना चाहता है, लेकिन दोबारा से टॉम की जो है वहाँ पे वक़्त पे मुदाखलत हो जाती है और वो उसको इनकार्सरेशन का मतलब है जेल से बचाता है उसको। इनकार्सरेशन का मतलब होता है जेल। जेल से वो उसको बचाता है क्योंकि वक़्त पे वो पहुँच जाता है और टॉम जो है सारा इल्ज़ाम अपने पे लेता है और कहता है कि इसका जो है इसके साथ उसने ही जो है वो सेक्स किया हुआ होता है और इनफैक्ट या हकीकत में वो अपने आप को बोलता है कि इस बच्चे का बाप वही है। In another incident, Tom saves Sophia from harm. It is so happened that Sophia's horse suddenly starts prancing and she is in danger of falling down. Tom at once jumps down from his horse and catches the bridles of the Sophia's horse. And in the process of controlling the muley horse, Sophia falls down, but Tom catches her in his arms and saves her from harm, but his own left arm is being broken and he is taken to his own house by Scare Weston, and there his arm is set. And he has already got fascinated of Sophia's charm, and in turn he has also greatly impressed her and her father. The book comes to an end here. अब कहता है दूसरा इंसिडेंट फिर से सोफिया के साथ होता है। टॉम उसको किसी भी नुकसान से बचा लेता है। ये तब होता है जब सोफिया का घोड़ा जो है अचानक कूदना शुरू कर देता है और वो काफ़ी ख़तरे में होती है कि वो गिर जाए। टॉम एकदम से जंप लगाता है हॉर्स पे और उसको उसकी लगाम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस लगाम को पकड़ने के अमल में और उसको कंट्रोल करने के अमल में जो म्यूली हॉर्स है उससे सोफिया जो है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन टॉम उसको पकड़ता है और पकड़ते हुए उसका जो बाजू है वो जो है टूट जाता है। वो तो सोफिया को बचा लेता है किसी भी नुकसान से, लेकिन उसका जो दायां नहीं बल्कि बायां जो बाजू है वो टूट जाता है। उसको जो है अपने घर लिया जाता है और उसको कौन लेता है अपने घर? स्क्वेयर वेस्टर्न लेता है और वहाँ पे उसका जो आर्म है, उसकी जो बाजू है उसको चढ़ा ली जाती है। इस सेट का मतलब उसको चढ़ा ली जाती है और वो पहले से ही सोफिया के साथ जो है वो अट्रैक्ट हुआ होता है उसकी खूबसूरती से, लेकिन इसके बदले में उसने जो है सोफिया को और उसके वालिद को भी अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया है या मुतासर किया है। और ये किताब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।